हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है ट्रांसफार्मर के बारे में। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर फोकस करने वाले हैं हम, एकदम से तो नहीं आएंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि एक अप्रोच डिफाइन करी गई है इसके ऊपर। ठीक, तो हम पहले प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फोकस करेंगे, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर पर आएंगे। एंड इसके आर्किटेक्चर में से कौन से मेन कंपोनेंट है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, तो फिर उसके हिसाब से जो है हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो जैसा कि चैट जीपीटी आप देखते हैं, ओके, जो कि बेस्ड है जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर पर। ओके, आर्किटेक्चर पर ये बेस्ड है। और इसमें हम बात करते हैं टेक्स्ट जनरेशन की। ऑलराइट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट जनरेशन कैसे कर देता है, हाउ, दैट इज द क्वेश्चन। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, हाउ, कैसे टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, यानी कि जो टेक्स्ट, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है। ओके, हाउ इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट इज बीन डन हियर। मतलब मैं टेक्स्ट एज एन इनपुट दे रहा हूँ और टेक्स्ट एज एन आउटपुट जो है वो बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है। एंड इसके लिए ऑब्वियसली जो आर्किटेक्चर बनाया गया है एक सॉलिड फाउंडेशन है और एक केपेबल आर्किटेक्चर बनाया है जो इस काम को कर सके। डेफिनेटली मैथ्स है, लॉजिक है, रीजनिंग है, सब कुछ लगाई गई है। वो कंपोनेंट्स सही बिठाए गए हैं आर्किटेक्चर में जो ये काम कर रहे होंगे। ठीक, तो इस आर्किटेक्चर को जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, कुछ बेसिक्स की बात करना पड़ेगी पहले तो। ऑलराइट, तो वो क्या बातें हैं, अब मैं आपके सामने कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर डिस्कशन होगा। ओके, तो चलिए, बर्थ ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। ऑलराइट, अटेंशन मैकेनिज्म क्या है भाई? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है अटेंशन मैकेनिज्म। ये बात अलग है कि हमारा ध्यान इसके ऊपर तब गया जब हमने चैट जीपीटी और उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तब जाके हमारा ध्यान गया कि जीपीटी, जिसे आप कह रहे हो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये कह रहे हो आप, प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये कह रहे हो आप। इसके बाद जो है हमारा ध्यान अटेंशन मैकेनिज्म पे गया कि भाई ये तो गजब ही हो गया, इसने ऐसा क्या कर दिया। ठीक, तो चैट जीपीटी, ओपन सोर्स एलएलएम सब यूज़ कर रहे हैं, कई वर्जन आ चुके हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, और जो है हमें काफ़ी इम्पैक्ट इसका देखने को मिला एज एन एप्लीकेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक, and the transformer based models are the mother of all models, but GPT, जो भी आप कहें भाई, ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड जितने भी हैं, इट्स अ मदर ऑफ ऑल। ठीक है, तो हमारे पास पहले ये वाले लैंग्वेज मॉडल्स थे। अच्छा, हमारी एनएलपी की जो शुरुआत है ना,
एनएलपी की शुरुआत हमने स्ट्रिंग्स से करी, रेगुलर एक्सप्रेशन से करी, ठीक। उसके बाद फिर हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स भी यूज़ कर लिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, हालांकि वो इतने इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि टेक्स्ट होता है सिक्वेंशियल होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मुझसे सुना है, ये सारी बातें आपने करी भी। फिर आपने क्योंकि बोला कि सिक्वेंशियल डेटा है, तो हम क्यों ना एल एस टी एम, बाई एल एस टी एम, या आपका आर एन एन जो मैंने रिसेंटली पढ़ाया, इनका यूज़ किया जाए, आर्किटेक्चर ऐसे बनाया जाए, सिक्वेंशियल डेटा को अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर कहानी और आगे बढ़ गई, और कहानी आगे बढ़ते हुई यहाँ पर पहुंची बर्ट पे, इसको आज समझाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर आगे चल के अपन बर्ट और जीपीटी के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या मैटर है, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मर तो एडवांस्ड आर्किटेक्चर की कैटेगरी में आ गया, जो इन सब के ऊपर निकल गया, ठीक। सो ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर को यदि आपको समझना है तो डायरेक्टली तो मैं आपको नहीं लेकर जा पाऊंगा, मुझे एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि मेन कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मर का, अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। ऑल राइट। तो जिसमें सेल्फ अटेंशन का यूज हो रहा है, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो है इस पर बेस्ड है, अटेंशन मैकेनिज्म पे। अब अटेंशन को भी समझने के लिए पहले थोड़ा सा और बेसिक समझना पड़ेगा, एकदम से अटेंशन पर भी नहीं आ सकते, ठीक। तो एनकोडर डिकोडर पर आते हैं अपन, इसकी बात करते हैं, ठीक। एनकोडर डिकोडर आपको पढ़ाया है मैंने ऑटो एनकोडर के अंदर, और ऑटो एनकोडर का जो फंडा था वो ये था कि सर आप हाई डायमेंशनल डेटा, ऑटो एनकोडर की यदि बात करें, ठीक, ऑटो एनकोडर यदि बात करें, तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर बोथ। और वहाँ पर हमने ये कहा था कि जो हाई डायमेंशनल डेटा है उसको लो डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करेंगे एनकोडर में, और फिर जो ये लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसको वापस अपन जो है हाई डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे, ये काम अपन करेंगे, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस, ठीक है। और बीच में आपके पास लेटेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड ये पूरी की पूरी बातें जो हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी आपको बता दिया है, एंड डेफिनेटली एक अच्छी मैथ्स यहाँ पर लगी थी, आप ये जानते हैं बात को, ठीक है। अब यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल में, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में इन चीज़ों का यूज़ होने वाला है, ठीक है। एनकोडर और डिकोडर, ये इन कंपोनेंट्स का यूज़ होने वाला है, ठीक। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए, यदि हमें अटेंशन मैकेनिज्म समझना है, ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के कंटेक्स्ट में हम उसको समझते हैं, ठीक है, यूजिंग सीक्वेंस टू सीक्वेंस एनकोडर और डिकोडर आर्किटेक्चर। अब भाई यहाँ फिर से एक बात और आ गई, सीक्वेंस टू सीक्वेंस है और एनकोडर डिकोडर, ये क्या है आगे बताएंगे, ठीक। अब एक हिंदी सेंटेंस लिया, मुझे खाना पसंद है, यदि आप एनकोडर के अंदर दोगे, इसको डिकोडर में ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में कर दिया, आई लव टू ईट, तो सर ये कैसे हो गया, ये हिंदी तो इंग्लिश कैसे हो गया, मतलब आपने क्या ये एनकोडर डिकोडर में लैंग्वेज ट्रांसलेशन की भी जो है फैसिलिटी ऐड कर रखी है क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपने डिकोडर यदि ऐसा बनाया जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहा हो तो फिर वाली बात है, ठीक है, उसे ऐसा समझा जाए, क्योंकि जो बेसिक ऑटो इनकोडर है जहाँ पर ये इनकोडर डिकोडर दोनों लगते हैं, वहाँ आपने पहले ऐसी कोई बात करी नहीं, आपने सिर्फ इतना बताया था जो यहाँ मैं समझा चुका हूँ, ठीक, कि आप कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन करते हो, यही ऑटो इनकोडर का काम था। हमने वहाँ लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहाँ लिया कि आप एनकोडर के अंदर जो है यहाँ जैसा एग्जांपल दिया, हिंदी लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा गया है उसे एनकोड कर दिया, और फिर इसी को वापस से डिकोड कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर डिकोड कर रहे हो,
ठीक है, आप इंग्लिश के अंदर डिकोड कर रहे हो उसे। भाई ये बात तो हमने पहले नहीं देखी, तो ऐसा भी होता है। एंड आपने यहाँ पर लिखा है सीक्वेंस टू सीक्वेंस, ठीक है, एनकोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस सीक्वेंस टू सीक्वेंस, ठीक है, विद लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये बात आप कर रहे हो, ऐसा एग्जाम्पल मेरे को दिया है। ठीक, तो अभी जैसा बताया गया है उसको समझने की कोशिश करें। सो एनकोडर इज यूज टू इंजस्ट द इनपुट। ठीक है भाई, एनकोडर ले रहा है, तुम्हारे सारे इनपुट ले रहा है, इंजस्ट कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वो हम जानते हैं। देन इट कंप्यूट्स ऑल द एच हिडन स्टेट ऑफ टीस। ठीक है, मतलब टाइम स्टैम्प जो भी है उसके सबके हिडन स्टेट ही क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि H1 H2 ये वाली बात है। एट एवरी टाइम स्टेप ऑफ द इनपुट एंड गिव्स वन फाइनल हिडन स्टेट वेक्टर विच वी विल बी कॉलिंग इट एज HT। ठीक है, तो आप अब हमें ये कहकर जो लाइनें बोल रहे हो, ये कहकर आप तो हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो? आप तो हमें आरएनएन की डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, क्योंकि हिडन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट हमने वहीं पढ़ा है। आरएनएन में, एलएसटीएम में, यानी रिकरेंट वालों में हिडन स्टेट पढ़ी है आपने। ठीक है, तो आप ऐसा एनकोडर बना रहे हो जो रिकरेंट है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। ठीक, अभी जो कल देखा था हमने, एक लेयर बना दी और उस पर न्यूरॉन रख दिए और उस पर दे दिए सारे इनपुट, और जितने भी आउटपुट आ रहे थे उन सबको हिडन बोला और वापस से फीड कर दिया। तो मुझे लग रहा है ये वही कहना चाह रहा है, और बोल रहा है कि एट द एंड जब आपकी ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो आपको एक फाइनल जो है वो आउटपुट मिल जाएगा, एक फाइनल हिडन स्टेट जो है वो आपको मिल जाएगी। ऐसा ये कहना चाह रहा है। हाँ ठीक है, यही हुआ था। मुझे कल के जो कोड है उसके पर्सपेक्टिव 50 हिडन स्टेट्स मिले थे मेरे को। सही है, यही हुआ था, 50 न्यूरॉन थे, 50 हिडन स्टेट्स मिले थे। तो हर एक इटरेशन पे वो अपडेट हुए थे। ठीक है, आई गॉट द 50 इटरेशन भी बोलूँ क्या, कितने इटरेशन लिए थे भाई, कितने इटरेशन लिए, शायद आई गेस कोड के अंदर मेंशन है हाउ मेनी ईपोस वी डिड परफॉर्म्ड देयर। ठीक है, ये कोड है। और ट्रेनिंग के दौरान कितने लिए हैं वो बता देगा। ऑलराइट, हमने लिए हैं 10 ईपो। मीनवाइल हर एक सीक्वेंस को कैसे डील करना है ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, आपके पास टोटल 100 थे। ठीक है, और सीक्वेंस आपने 10 के बनाए थे। ठीक है, तो हर एक सीक्वेंस जो है वो होगा, बनेगा। ठीक है, उन सबकी हिडन स्टेट्स आती चली जाएंगी, एक फाइनल हिडन स्टेट मेरे को मिलेगी। इसका डायग्राम भी आपने देखा है कैसे काम कर रहा था, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑलराइट, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट हमारी बात जो है वो ये है कि एच टी जो है दैट इज द आउटपुट ऑफ द एनकोडर। अच्छा, विच इज ऑल्सो द इनपुट टू द डिकोडर। हाँ भैया पता है हमें, जो इनकोडर से निकलेगा वो उठा के तुम डिकोडर में दोगे। और एच टी एक वेक्टर है, हाँ ये भी पता है, जो कि कंप्रेस्ड है। हाँ भैया ये भी पता है हमें, इनकोडर का मतलब ये होता है कि डेटा कंप्रेशन, तुम यही कर रहे हो, हमें पता है। जो इक्वेंट जो इनपुट सीक्वेंस है उसको तुम कंप्रेस करते हो। ठीक है, सो एच टी जिसको आप कह रहे हो कि कॉम्प्रेस रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज योर थॉट वेक्टर, दैट इज योर थॉट वेक्टर, ऐसा बोला गया। अ कंप्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट, दैट्स अ थॉट वेक्टर। ओके, ठीक, ये वेक्टर है, थॉट वेक्टर नाम दे रहा है, और ये मेरा डायग्राम है। अब अब खुल के बात सामने आई है कि तुम आरएनएन ही बना रहे थे, और आरएनएन में ही तुमने एनकोडर और डिकोडर बनाए हैं, ये रिकरेंट है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब देखो, अब बड़ी गहरी बात है, वर्किंग समझना पड़ेगी। आपने हिंदी में 4 शब्द, 4 वर्ड्स यू गेव, मुझे खाना पसंद है, ये गए एक लेयर के पास जिसको मैं कह रहा हूं एम्बेडिंग लेयर। ऑब्वियस सी बात है भाई, मशीन है ये, मशीन ना हिंदी समझे ना अंग्रेजी समझे, मशीन तो नंबर समझेगी, न्यूमेरिक समझती है वो। तो तुम ये बोलो कि डायरेक्ट मशीन को मैं बोलूँ कि भाई मुझे खाना पसंद है, तो वो आपको खाना बना के दे दे, तो ये तो काम नहीं करेगी मशीन, उसको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये एम्बेडिंग का मतलब मेरे को यही लग रहा है कि इसने इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करा।
न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद इसने क्या करा, ये रहा आपकी RNN ब्लॉक। ये मुझे ये इसको दिया, फिर ये इसको मिला खाना, फिर इसको मिला, देन फिर इसको मिला, यानी मुझे का एक सीक्वेंस बनेगा। कल का सीक्वेंस याद है ना बेटा, तो वैसे ही 1 0 0 कितने हो गए, 0 0 0, ये पहला सीक्वेंस है। तो पहला सीक्वेंस तुम्हारा RNN में गया, ठीक है। फिर दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, खाना, खाना होगा 0 1 0 0, ये दूसरा सीक्वेंस है, ठीक है। पसंद, ये तीसरा सीक्वेंस है, 0 0 1 0, और है ये चौथा सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसे मैंने सीक्वेंस बना दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे खाना पसंद एक लाइन है, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये इतना पूरा एक ही बार में ऐसा जाएगा, यदि एक ही लाइन है तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कुछ, ठीक। तो ये गया, ये गया, ये गया एंड ये गया, देन जाके आपका पहला वाला जो सीक्वेंस है वो सॉल्व हुआ, क्योंकि अभी एक ही लाइन है तो एक ही सीक्वेंस मान लो, और सबके ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो, एम्बेडिंग ये काम कर देगा, सबके न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कर देगा, उसको एक वेक्टर के फॉर्मेट में जमा कर देगा, और वेक्टर के फॉर्मेट में आ गया, मैं उठा के यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर वेट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा और एक आउटपुट देगा जिसको मैं कहता हूँ हिडन, ठीक है। इट विल गिव एन आउटपुट एंड दैट आउटपुट विल बी कॉल्ड एज अ हिडन, ठीक है। फिर वापस से ये गया, अच्छा ये यहाँ पर एम्बेडिंग्स जो आ रही है, अब इसके जो साइन है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्या सर मुझे पहले यहाँ पर गया, इससे एक आउटपुट आया, फिर खाना गया उससे आउटपुट आया, उससे आया, उससे आया, ये क्या है। तो कई जगह पर कई सोर्सेस में आप देखोगे ये इस प्रकार के कुछ बना रखे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको अपनी एक अंडरस्टैंडिंग तो प्रॉपर बनानी पड़ेगी कि यार कैसे इनपुट गया होगा और कैसे हिडन स्टेट पे वो आ रहा होगा, ये सीक्वेंस कैसे गया होगा, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया होगा, ठीक है। ये देखना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर ये आपको समझाया ऐसा, वो कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपका एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस, और आप यदि बोलो तो कोई इशू नहीं है, ठीक। ये डायग्राम को मतलब क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि कैसे काम हुआ। आपने मुझे खाना पसंद है, एक लाइन है वो, और उसके चारों वर्ड्स के आपने इंटीजर रिप्रेजेंटेशन बना दिए हैं, ठीक है। और कल की केस में मैंने क्या बोला था, आपने एक लेयर जोड़ी, एक लेयर जोड़ी, उसमें न्यूरॉन लिए, ठीक है, उसमें न्यूरॉन लिए, और ये आपका 1 0 0 0 मुझे, 0 1 0 0 खाना, 0 0 1 0 पसंद, 0 0 0 1 है। मैं ठीक बोल रहा हूँ सोहेल, यही है ना, यस सर। है ना। और फिर ये क्या हुआ, हर एक न्यूरॉन के पास गया, हर एक न्यूरॉन के पास गए, एवरी टू एवरी वाली बात है, हर एक न्यूरॉन के पास गया, ये भी हर एक न्यूरॉन के पास गया। आपने कल वो देखा था एक न्यूमेरिकल और जिसमें 10 था सीक्वेंस, 10 सीक्वेंस था, तो वो एक एक के अंदर 10 वैल्यू थी, ठीक है, 10 वैल्यूज थी उसके अंदर, ठीक है। मैंने रैंडम बनाया था ना न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उसमें डेटा में 10 थी, टोटल 100 का था, और 10 10 का सीक्वेंस था, तो हर एक सीक्वेंस हर एक न्यूरॉन को जाएगा, सीधी सी बात है। तो हर एक जो है वो हर एक न्यूरॉन को जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हिसाब यही है, फाइन, जाएगा। अब वो बाद में जो भी उनसे आएगा, ठीक है, ये गया, ठीक है। अब बात ये है कि एक हिडन स्टेट कितनी बनेगी, कितने आउटपुट्स बनेंगे, ठीक है, हाउ मेनी आउटपुट्स वी आर गोइंग टू फॉर्म, भाई हर एक से हिडन स्टेट मतलब हर एक से आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है, ऑल आर गिविंग द आउटपुट, ठीक। तो जैसे मेरा पहला सीक्वेंस हो गया, उससे आउटपुट आया, फिर दूसरा सीक्वेंस हो गया, उससे आउटपुट आया, इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आएंगे,
वो कह रहा है कि डायग्राम पूरा नहीं है ये। हो सकता है इसने कई लेयर जोड़ी हो। ठीक है, इसने कई लेयर जोड़ी हो, और या तो ऐसा भी एक लेयर भी जोड़ी हो। तो यहाँ पर मेरे पास अभी एक ही सीक्वेंस है ये। अब ये अलग अलग तरीके से उसको ज्वाइन कर करके कर रहा है, लेकिन आपको जो मैंने यहाँ पर सिखा दिया, समझा दिया, उसी से फॉलो अप करना। जो कल की क्लास है उसको वापस से, जो कल की क्लास का डिस्कशन हुआ है, मेरे रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग अपलोडेड हो चुकी है। ठीक है, देख लेना आप। ठीक है, हालांकि मेल नहीं करेगा, हो चुकी है, तो आप उसको देखना, वहाँ से समझ में आ जाएगा। रिवाइंड करना। ठीक है, तो ये हिडन स्टेट आई और अपडेट होती चली गई, वही अपडेशन वो कर रहा है। ठीक, और अपडेशन करने के बाद जो है उसको एक फाइनल हिडन स्टेट आई HT। ठीक है, HT ये आ गई। तो मेरा जो डेटा है, जो इस आर्किटेक्चर से समझ पा रहा हूँ, वो ऐसा है कि सर, मैंने दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट के बने टोकन। ठीक है, टेक्स्ट के कई टोकन बन गए। जितने भी टोकन हैं वो गए एम्बेडिंग लेयर पे। उसमें टोकनाइजेशन लिखा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एम्बेडिंग पे गए। ठीक है, एम्बेडिंग्स पे गए तो उनका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया। इसका मतलब है न्यूमेरिक्स में वो कन्वर्ट हो गए। न्यूमेरिक्स में कैसे कन्वर्ट हो गए? न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करने के लिए भाई, जितने भी मॉडल्स हैं इनके पास है कॉर्पस। ठीक है, दे आर हैविंग अ कॉर्पस, तो उनको नॉलेज है, उनके पास ये डेटाबेस है। ठीक है, और उससे वो समझ जाते हैं। ठीक है, वो कॉर्पस से करस्पॉन्डिंग समझ जाएंगे कि इंग्लिश हिंदी का था या इंग्लिश का था, ये डेटाबेस है। उससे उन्होंने बना दी एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स बनने के बाद उन्होंने इसको उठा के किसको दे दिया? एनकोडर को, कि भाई तू पकड़। एनकोडर को दे दिया, और एनकोडर भी भाई ऐसा वैसा वाला एनकोडर नहीं है, ये RNN वाला है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। क्यों? सीधी सी बात है भाई, एनकोडर भी मेरे को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और एनकोडर क्या है? वही डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है। वो क्या है? वो लेयर है, न्यूरॉन है, उस पर वही एनकोडर है, लेकिन RNN वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई डेटा मेरा सिक्वेंशियल है, इसलिए मेरे को एनकोडर भी RNN वाली बनाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अब ये अभी तक हो सकता है शायद आपका दिमाग नहीं गया हो इन बातों पे। ठीक है, तो एनकोडर भी RNN वाली ही बनाया है मैंने। ठीक है, और इसके बाद जब इसने इसको कंप्रेस कर दिया, इसको कंप्रेस करके रख दिया, फिर इसको वापस से डीकंप्रेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहा है। उन्होंने कहा कि एनकोडर ने जो आउटपुट दिया वो दिया एक फाइनल हिडन स्टेट, ये दे दी, ये कंप्रेस्ड डेटा था, ये उसने दे दिया। और फिर बाद में यहाँ पर डिकोडर लगाया। ठीक है, यहाँ पर लगाया डिकोडर। ठीक, डिकोडर में आपने रिवर्स जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस को फॉलो किया। ये देखिए, डिकोडर लगाया। डिकोडर में भी ये देखो, डिकोडर RNN ब्लॉक। डिकोडर ने भी इसमें आप अब कुछ चीज़ें देखोगे। ये SOS क्या है नहीं पता, आई लव टू। ठीक है, अब ये देखो कहाँ से क्या कनेक्शन कर रहा है, आई लव टू ईट। ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? ये कन्वर्जन हो कैसे गया? ये क्वेश्चन मार्क है अगेन। ठीक है, मतलब मैं तो हिंदी में कंप्रेस करके रख रहा हूँ, आप इंग्लिश में मुझे डिकोड करके दे रहे हो। ये तो अजीब ही बात है, अलग ही काम करके दे दिया सर आपने मुझे। मतलब यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेशन हुआ बीच में, और ट्रांसलेशन होने के बाद फिर आपको ये रिजल्ट बना के दिया उसने। ठीक है, इसके बारे में देखना चाहेंगे। ठीक है, समझो। एवरी RNN हैज टू sources of input, the first being the actual and the second being the previous head state। ठीक है, दो सोर्सेज होते हैं, ये तो कल देख ही लिया था अपन ने। वो हमेशा दो ही इनपुट लेता है, हर RNN दो इनपुट लेता है, एक तो पुराना वाला लेता है और एक नया वाला लेता है। ठीक है, टू सोर्सेज होते हैं, देख चुके हैं। एंड डिकोडर इज ऑल्सो एन RNN, बट अ डिफरेंट RNN फ्रॉम द एनकोडर। ठीक है, ये अलग है। क्या है भैया, क्या अलग है इसमें? ये कह रहा है कि ऊपर वाले डायग्राम में द इनपुट गो अलोंग द बॉटम ऑफ द RNN यूनिट while the previous head state comes through the left। ठीक है भाई, वो हमको मत सिखाओ, हमको पता है ये, कि एक पुराना भी आता है और एक नया भी आता है। ठीक है, हो गया। फॉर अ नॉर्मल RNN द इनिशियल हिडन स्टेट इज यूजुअली जस्ट अ वेक्टर ऑफ जीरोस। ठीक है, वेक्टर ऑफ जीरोस होती है वो इनिशियल। यार डे नंबर 1 पे तो जीरो ही होंगी, उसमें तो क्या कहना। डे नंबर 1 से जब कहानी शुरू होती है तो तब तो पुरानी हिडन स्टेट तो जीरो ही होती है, ये भी हमें पता है। और मे बी सम ट्रेनेबल बट फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, बाद में जैसे जैसे वो कहानी बढ़ती है तो अपना अपग्रेड होता है, तो ठीक है, फिर बाद में फाइनल आपको मिलेगा हिडन स्टेट। इन दिस केस द डिकोडर द हिडन स्टेट
कम्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द इनकोडर। तो भैया पता है यही होगा, डिकोडर में तो इनकोडर से ही तो आएगा। तो पहले इनकोडर को चल जान दो अच्छे से पूरा। इनकोडर पहले सारे सीक्वेंस को इंटरप्रेट कर ले, वो सारे सीक्वेंस को इंटरप्रेट कर ले, और सब उनको इंटरप्रेट कर लेगा तो भाई एक फाइनल हिडन स्टेट देगा, जिसको उठा के तुम क्या करोगे, डिकोडर के अंदर पुटअप कर दोगे, इनपुट कर दोगे। एंड द जॉब ऑफ द डिकोडर इज टू डीकम्प्रेस। हाँ भैया पता है मेरे को, यही होता है जॉब। तो ये जो आप बता रहे हो ना, हमें ये हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं ऑटो इनकोडर के आर्किटेक्चर में। लेकिन आप तो ये बताओ, ये आपने कलाकारी कैसे कर दी, आपने हिंदी को इंग्लिश में कर कैसे दिया, ये बताओ, वो वाली बात। ठीक है, सो व्हाट गोज द बॉटम ऑफ द डिकोडर। चलो, वही एसओएस दिखा था ये, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल टोकन। इसके बारे में नहीं पढ़ा हमने, ये स्पेशल टोकन क्या है। ये कह रहा है कि स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, एसओएस का मतलब, या स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस, ये कह रहा है। एसओएस का मतलब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस या स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस, एसओएस का मतलब ये होता है। एंड डिकोडर आरएनएन एक्ट्स लाइक अ टेक्स्ट जनरेशन टूल। गजब, गजब बात हो गई भाई, ये टेक्स्ट जनरेशन टूल है ये डिकोडर। ठीक, ऑल राइट। एंड सिमिलर टू हाउ फोरकास्ट आर मेड, ठीक है, जैसे टाइम सीरीज में, चाहे मशीन लर्निंग मॉडल में प्रिडिक्शन होता है, चाहे क्लासिफिकेशन जो भी होता है, जो भी प्रिडिक्शन होते हैं, ये भाई क्या करता है, पता करता है कि अगला शब्द कौन सा होगा। ठीक है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल और कॉसल मॉडल। ठीक है, तो ये एसओएस यानी स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस या स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस से शुरू करता है। ओके, टोकन, एसओएस टोकन यहां से शुरू करता है। एंड एन हिडन स्टेट, ये भी लेता है। वी प्रिडिक्ट द फर्स्ट वर्ड इन द ट्रांसलेटेड सीक्वेंस। हम पहला वर्ड प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या होने वाला है ट्रांसलेटेड सीक्वेंस के अंदर। आफ्टर गेटिंग दिस वर्ड वी पुट इट बैक इनटू द डिकोडर एज एन इनपुट। ठीक है, तो आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, एसओएस से, प्लस आपके पास है हिडन स्टेट, यहां से इन दोनों से शुरू कर रहे हो। और पहला वर्ड जो आया, ठीक है, आ गया सीक्वेंस में। जैसे क्या था, आई लाइक टू ईट, कुछ है ना यही, क्या बोल रहा है वो, हाँ, आई लव टू ईट। ठीक है, तो आई आ गया, आई आ गया, पहला शब्द आई आ गया। अब ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सीक्वेंस, लेट मी गेट बैक इट अगेन टू द सीक्वेंस, मतलब उसको मैं वापस से रोल अप करके डाल देता हूँ। ये आने के बाद क्या हुआ, वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द सेकंड वर्ड ऑफ द सीक्वेंस। तो ये आउटपुट था, ये अब हिडन हो गया, आउटपुट एज द हिडन काम करेगा। वी कीप रिपीटिंग द प्रोसेस अंटिल वी हैव जनरेटेड द एंटायर ट्रांसलेटेड सीक्वेंस। ये काम करते रहेंगे जब तक हमारा ट्रांसलेटेड सीक्वेंस ना बन जाए। एंड वी नो व्हेन टू स्टॉप, कब हमें स्टॉप होने, जब हमारे सारे शब्दों का ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, अपने आप रुक जाएंगे भाई। दैट विल बी कॉल्ड एज एन एंड ऑफ द टोकन। ठीक है, जहाँ पर ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। सो वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा सेट्स कंटेनिंग पेयर्ड हिंदी सेंटेंसेस इक्वलेंट टू इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, जिनकी पेयरिंग हो, हिंदी और इंग्लिश का हो, ऐसे कई हो तो जाके अपना मॉडल ट्रेन होगा, नहीं तो उसको क्या पता कि हिंदी का इंग्लिश क्या होता है, सो थोड़ी ना पता। ओनली आफ्टर दैट ओनली ना, कि जब आपका मॉडल ट्रेन होगा तभी जाके वो ट्रांसलेशन कर पाएगा। तो यदि हम ऊपर वाले डायग्राम को एक बार फिर से नजर डालें, ये तो भाई हुआ क्या है, स्टार्टिंग होती है सोर्स से, एक टोकन, ठीक है, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये एम्बेडिंग में गया, और आपके पास ये पुराना, मतलब जो एनकोडर से आई ना हिडन स्टेट, वो ली, तो ये और ये मिलकर पहला वाला शब्द बनाएंगे, और फिर ये पहला वाला शब्द वापस से एज एन इनपुट जाएगा, फिर इसकी एम्बेडिंग होगी, फिर दूसरा वाला शब्द बनाएंगे, दूसरा वाला शब्द वापस से फिर जाएगा एज एन इनपुट, फिर तीसरा वाला शब्द बनाएंगे, फिर तीसरा वाला शब्द फिर इनपुट जाएगा, फिर चौथा वाला शब्द बनाएंगे। बस आपको कितने बनाना है वो तो, 4 थे हिंदी के, 4 इंग्लिश के बन गए हैं अभी, इससे लग रहा है लव टू इट ये काम खत्म हुआ। और ये भी ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव है, मैं तो खैर वर्किंग समझ रहा हूँ क्या होती है। ठीक है, इतनी बात है। अब फिर भी चलो, ये भी आरएनएन, ठीक है, ये भी आरएनएन, ये भी आरएनएन, दोनों ही आरएनएन, दोनों ही रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, हाँ पूछिए, कुछ कहना चाहते हैं।
तो इस पर डिस्कशन कर लेंगे। यस सोहेल, आज द क्वेश्चन। सर इसमें डाउट मेरा ये है कि जैसे आपने यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, हाँ एंड फाइनल जब मेरा हिडन स्टेट, जब मेरा एनकोडर से जब पूरा चला गया हाँ। वो, और एसओएस साथ हम्म। में कंबाइन होके हाँ मेरे को इंग्लिश वर्ड देता आई। आई। तो अब सीधी सी बात है कि मेरा जो फाइनल हिडन स्टेट है एच टी, हम्म। उसमें तो मतलब मेरे पास जो मेरा हिंदी का सेंटेंस था उसका एक कंटेक्चुअल मीनिंग होगा। हाँ तो बिल्कुल क्या सही। मैं ये तो क्या मैं ये अज्यूम करूं कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन की, मुझे कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे एसओएस में होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उस कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे मैं आ रहा हूँ। ये अभी तक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। अब मुझे इसको लेकर जाना है बर्ट की तरफ। मतलब ये जो प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया को पहले कहाँ यूज किया गया है। ठीक है, उस एनकोडिंग्स और एम्बेडिंग्स को और ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्ट बात हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसकी कमी रही। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर ने खेल खेल दिया। अब मैं आपको बताऊं कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट की कमी क्या है। उसने सोहेल यहाँ कह दिया कि ट्रेनिंग करवाई है हमने। ये जो काम हुआ है, आपने हिंदी और इंग्लिश की पेयरिंग करी है। ठीक है, तो वो हम्म। उसी उस पेयरिंग से ही वो सीख गया कि मुझे का मतलब खाना, और ये जो है ना, वो ऐसे कई सेंटेंसेस होंगे हिंदी और इंग्लिश के जिस पर ये मॉडल ट्रेन हुआ होगा, तो उसने उसके करस्पॉन्डिंग उसने आउटपुट बना के दे दिया। बट आप जो कह रहे हो ना कंटेक्स्ट वाली बात, ठीक है, अभी भी फुल ऑन कंटेक्स्ट नहीं गया है। वो एक कमी है कंटेक्स्ट वाली। कंटेक्स्ट इज द बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, जो यदि मैं दे दूं समझाने में, तो मुझे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना, यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, तो कुछ कमी जरी रही है, तो वो अपन आगे इम्प्रूव करेंगे, और यही शायद अटेंशन और ट्रांसफॉर्मर जो है वो बता पाया, कर पाया। ठीक है, तो इनके ड्रॉबैक देखेंगे। अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा अलग करते हुए बात करूंगा। मैं बर्ट की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कभी भी हम एलएलएम्स पर आते हैं ना, और उसके पहले भाई हमने प्रोजेक्ट भी कर रखे हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करा, डीप लर्निंग मॉडल यूज़ करे, एलएसटीएम यूज़ करा, बाई एलएसटीएम यूज़ करा, सब कर लिए। फिर उसके बाद खेल चलता है बर्ट। ये आता है मतलब ये भी लैंग्वेज मॉडल, ये भी लार्ज मान लो, ये भी ट्रांसफॉर्मर ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आ गए हैं। तो यहाँ से रास्ता जा रहा है उसका, ये रोड मैप है। जीपीटी को पढ़ने के पहले इनका पढ़ना जरूरी है, और इनको पढ़ने के पहले वो एलएसटीएम आरएनएन पढ़ना जरूरी था, और आरएनएन को पढ़ने के पहले एनएलपी पढ़ना जरूरी था। ठीक है, तो जब तक आपको सीक्वेंस से समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छा टेक्स्ट बनता है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग के बाद फॉलो होते हैं पैटर्न, वो होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में आप एक बार पैटर्न समझ जाओगे, तो पैटर्न समझने के बाद फिर आप मॉडल पे लगाकर उसका क्लासिफिकेशन करोगे, डीप लर्निंग क्लासिफिकेशन करोगे। फिर सिक्वेंशियल था तो आपने आर एन एन एल एस टी एम करा, फिर आप एनकोडिंग एम्बेडिंग्स की बात करने लग गए हो, तो भाई उसके लिए बर्ट आ गया। तो बर्ट जो मॉडल है, ये वाला, ठीक, दैट इज बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। बाई डायरेक्शनल, या दो तरफ से बाई डायरेक्शनल एनकोडर। ठीक है, अभी सर आपने कुछ देर पहले जो हमें पढ़ाया वो था यूनी डायरेक्शनल। मतलब यूनी डायरेक्शनल था वो, मतलब आप सेंटेंस को जो इंटरप्रेट कर रहे हो ना, एक दिशा से कर रहे हो। ठीक है, यानी आपने जो एनकोडर रिप्रेजेंटेशन बनाया, वो आपने यूनी डायरेक्शनल बनाया है। आपने जो सीक्वेंस आपने लिया, एक एक करके जो आपके थे वर्ड्स, उनको इंटरप्रेट करके आपने रिप्रेजेंटेशंस बना दी। अब ये कह रहा है भाई बाई डायरेक्शनल, दोनों दोनों साइड से। ये क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है, नया नहीं है बिल्कुल भी, अपने लिए कई बार कर चुके हैं। 2018 के अंदर गूगल वालों ने, तो गूगल का तो डीप माइंड उनका रिसर्च का उनका अलग ही लैब है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है दीज गाइज वर 24 आवर्स इन्वॉल्व। वट एवर बी द प्रोडक्ट्स दे आर डिलीवरिंग, ऑल आर रिलेटेड टू द रिसर्च, एंड वट एवर बी द ऑर्गेनाइजेशन, फुल ऑन रिसर्च है तो ही है, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, रिसर्च होगी तो जाके कुछ प्रोडक्ट निकल के सामने आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो 2018 के अंदर उन्होंने डिलीवर करा ये बर्ट। ठीक है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क है, जो कि समझता है और जनरेट करता है ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। तो देखिए, टेक्स्ट जनरेशन पे तो काम चल रहा था पहले से ही। ठीक है,
टेक्स्ट जनरेशन पे काम चल रहा था। अब इस पर जो बाजी मारी, ये ओपन एआई वालों ने मार दी, सैम अल्टमैन और उन्होंने, उनकी टीम ने। तो भाई सोचना है ना, देखो कोई भी चीज़ दुनिया में हो रही है, हमें हो रही है, यदि उसके पीछे उससे और क्या हो सकता है, यदि आप ये थॉट लेकर आ जाएं, तो फिर डेफिनेटली यू आर बीन द ऑड वन फ्रॉम ऑल। ठीक। तो टेक्स्ट जनरेट हो रहा था 2018 में ही हो रहा था। ठीक है, तब तो ना कोविड था, तो ना तो कुछ था 2018 में, वो तो 2020 में आया। और फिर उसके बाद इन्होंने ये जीपीटी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली कहानी, अभी तो साल 2 साल ही तो हुआ इन सब सारी चीज़ों को, पहले कहाँ था। तो 2018 में टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। अब ये बंदे जो हैं, ये जो इनकी टीम है, ये पहले से लगी हुई, यार टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना अपन ऐसा कुछ बना दे टूल जो जनरेट कर दे। ठीक। तो बर्ट है, ये आया। अनलाइक ट्रेडिशनल मॉडल विच प्रोसेस टेक्स्ट इन अ सिंगल डायरेक्शन, ये भाई डबल डायरेक्शन में करता है, ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन से कर रहा है। ठीक है, और बर्ट सिर्फ एनकोडर आर्किटेक्चर का यूज करता है, डिकोडर तो लगा ही नहीं रहा है। अभी आपने एनकोडर और डिकोडर दोनों देखा था, ये सिर्फ एनकोडर लगा रहा है, यानी ये कंप्रेस करके रख देगा। ठीक है, लेकिन दोनों साइड से। ठीक है, लेफ्ट और राइट कंसिडरेशन करके। अच्छा, ये सर थोड़ा सा और क्लियर करो तो समझ में आए। पहले तो सर ये बताओ एनकोडिंग होती क्या है, जरा एनकोडिंग भी हम खुल के बात कर लें, एनकोडिंग होती क्या है। तो एनकोडिंग, जैसे मैंने कहा, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, उस समय भी बता चुका था मैं। ठीक है, दीज आर द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट डेटा दैट द मॉडल प्रोसेस, क्योंकि मॉडल वॉडल को ये तुम्हारे शब्द अब तो शब्दों में थोड़ी ना है, वो तो अभी बोला नंबर समझता है वो। तो एनकोडिंग करना यानी न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना किसी भी टेक्स्ट को। तो वो भी 3 टाइप की होती है, एक होती है टोकन एनकोडिंग, एक होती है पोजिशनल एनकोडिंग, और एक होती है सेगमेंट एनकोडिंग। तो टोकन एनकोडिंग का मतलब यह है कि भाई हर एक टोकन को यूनिक आईडी असाइन करना, जो भी आपके यूनिक वर्ड्स हैं, यूनिक टोकन्स उनको कहेंगे अपन, उनको एक नंबर दे दो आप, असाइन कर दो, एक न्यूमेरिकल आईडी। पोजिशनल एनकोडिंग होती है कि अच्छा, ये सारे फंडे ना अब ये ट्रांसफॉर्मर में लगेंगे, इसको भूलना मत। ठीक है, वहां वो यही खेलता है। ठीक। तो एक होती है टोकन एनकोडिंग, यानी हर एक जो भी, और अच्छा, यहाँ इसने तो बोला नहीं था, लेकिन मैंने आपको पहली टोकनाइजेशन से शुरुआत करी। ये देखो, मैंने क्या बोला था कि भाई पहले टेक्स्ट टोकन में टूटता है। ठीक है, और टोकनाइजेशन में भी क्या होती है, पार्सिंग। ठीक है, पार्सिंग होगी। अच्छा, ये खेल भी कोई छोटा नहीं है अभी, इसको ऐसे नहीं कि यार ऐसे तोड़ दिया। पार्सिंग होती है। पार्सिंग में भी भाई ये मतलब यहाँ तक ना, ये एनएलपी प्ले कर चुका है। आप जो इतनी बड़ी भर के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, यहाँ तक कर दिया उसने। एनएलपी में क्या होता है, एनएलपी में जो है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग भी होती है, पीओएस। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। ठीक है। तो पार्सिंग पार्सिंग मतलब क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जैसे आपने लिखा है ना कि मुझे खाना पसंद है, अब वो इंग्लिश में चलो बोल दूं मैं, आई लव टू ईट। तो इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, पूरी पार्सिंग हुई है। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार की ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा के पूरा। फाइन। तो टोकनाइजेशन हुआ, ये पार्सिंग वगैरह हुई, फिर उसको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब हर एक टोकन को वो नंबर दे देगा। जैसे हमने कहा आई, आई बोले तो 1, ये लो। फिर लव बोले तो 2, 2 बोले तो 3, ईट बोले तो 4। ऐसे क्या कर देगा वो, न्यूमेरिकल अनोटेशन कर देगा हर किसी को। तो फिर मॉडल अब इससे समझेगा, अच्छा 1 का मतलब आई, 2 का मतलब लव, मॉडल इससे समझेगा। अच्छा, एक चीज और, उसके पास कॉर्पस भी होता है। मतलब ये तो आपने एम्बेडिंग्स करी, जो कॉर्पस है वो खुद भी एम्बेडेड है। जो डेटाबेस है मॉडल के पास लैंग्वेज का, वो खुद भी एम्बेडेड है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, ये एम्बेडिंग करने को वेक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वेक्टराइजेशन भी बोलते हैं। फाइन। कई नाम हैं,
कई नाम है ये, इसको अनोटेशन बोल दो, वेक्टराइजेशन बोल दो, एम्बेडेड कर दो। आगे एनकोडिंग में भी यही था, एनकोडिंग में भी न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन था, कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, चलो वो भी देखेंगे अभी, बता रहा हूँ मैं। तो पहला आपका क्या हुआ, कौन सी टाइप की हो गई, इन्होंने कहा कि एक टोकन हो गई, एक पोजिशनल हो गई। पोजिशनल का मतलब ये है कि भाई वो शब्द कौन सी पोजीशन पर आ रहा है सेंटेंस में, वो होती है न्यूमेरिक पोजिशनल एनकोडिंग। जैसे मैंने लिखा ना, आई लव टू ईट, तो आई है वन, लव है टू, फिर टू ईट टू है थ्री, और वो पोजिशनल एनकोडिंग, कौन सा शब्द किस पर आ रहा है। फिर एक होती है सेगमेंट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज इंडिकेटिंग वेदर टोकन बिलोंग्स टू द फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस इन द टास्क इन्वॉल्वड इन द पेयर ऑफ सेंटेंस। जैसे आपको पेयर ऑफ सेंटेंसेस में दे दिया, तो वो शब्द कौन से सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है, कौन से सेगमेंट में आ रहा है, ये वाला शब्द ये वाले सेंटेंस में आ रहा है, ये वाला शब्द ये वाले सेंटेंस में आ रहा है, तो सेंटेंस सेगमेंट एनकोडिंग भी होती है। अब इसने इसने एनकोडिंग बोल रहा है, ये एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग बोले तो वही क्या, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। एम्बेडिंग बोले तो क्या, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। आप बोलोगे सर हद हो गई, एनकोडिंग एम्बेडिंग दोनों ही सेम है, दोनों ही न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ भाई, है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है रिप्रेजेंटेशन। तो आप जो एनकोडर बना रहे थे, एनकोडर जो बना रहे थे, वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हो रहे हैं, न्यूमेरिक सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि एनकोडर क्या है, एनकोडर क्या है भाई, ये देखो फिर वापस से, आसान है। एनकोडर क्या था, आपका एक लेयर, उस पर न्यूरॉन, और जैसे ही आपने कोई डेटा दिया, एक न्यूमेरिक डेटा दिया, भाई ये न्यूरॉन है, इसके पास वेट है और बायस है, क्या होगा, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है, न्यूमेरिक से तो होगा, नंबर ही तो सॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे। डब्ल्यू एक्स प्लस बी ये वाई मिल गया, उठा के उसको तुम एक्टिवेशन फंक्शन में दे दोगे। 10h है, वो -1 से +1 में कर देगा उसको, बात खत्म हुई। ये फाइनल आउटपुट मिलेगा, उसको हिडन स्टेट मान लोगे, फिर बेटा आजा वापस से, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब एम्बेडिंग भी सुन लो क्या होती है। एम्बेडिंग भी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है, दीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। तो भैया हमने ऊपर भी तो वर्ड्स की एम्बेडिंग्स करी थी, एनकोडिंग करी थी वर्ड्स की, तो एनकोडिंग उसको भी न्यूमेरिक करा, एम्बेडिंग इसको भी न्यूमेरिक करा। Okay, which are in a continuous vector space where the semantically similar words mapped into nearly points। चलो इतनी इंग्लिश तो मेरे, ठीक है वो तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो वर्ड एम्बेडिंग्स, ठीक है, वर्ड एम्बेडिंग्स है ना, शब्दों को एम्बेड करना, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, या उनका वेक्टर। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बोला, इसको वेक्टराइजेशन भी बोलते हैं, इसको एनोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो शब्दों को नंबर में अनोटेट करना, वो होती है आपकी एम्बेडिंग्स, ठीक है, ये करना। तो ट्रेडिशनल मॉडल क्या करते थे, वर्ड टू वेक्टर या ग्लोव। अब आपने ग्लोव एम्बेडिंग सुनी होगी, मैंने कई बार शायद प्रोजेक्ट में यूज भी करी है ग्लोव एम्बेडिंग्स। यानी सीधी सी बात है, ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें शब्द और उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मेंशन है, वर्ड अलॉन्ग विद इट्स न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ये दीज आर स्टैटिक एम्बेडिंग्स, यानी यार उनके डेटाबेस में जितने शब्द है ना, उनको उसने उनको नंबरों से एनकोड करके रख दिया, स्टैटिक है ये। वर्ड टू वेक्टर मतलब है, उनको वेक्टराइज कर दिया है, वेर ईच वर्ड हैज अ सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और सिंगल वेक्टर बोले तो अभी 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 भाई सुनो जरा, ये तुम कल के लेक्चर में और आज भी जो ये शुरुआत से करी, ये नया नहीं बता रहा, ये मुझे खाना पसंद है। और यहाँ जो मैंने रफ नोट्स में बताया था, ये कहाँ गया वो डायग्राम, ये वाला, हाँ ये वाला डायग्राम जो है, ओके। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस मेन शीट में भी बताया था मैंने, वहीं पर ही बता दिया था। चलो वापस कर देता हूँ। आपने लिखा था ना मुझे खाना पसंद है, आई लव टू ईट, ये आई जो है वो था 1000, ये क्या है, वेक्टर ही तो है भाई, ये वेक्टर ही तो है, ये भी तो वेक्टर है, 0100, ये सब वेक्टर ही तो है, ठीक है। और क्या बोलोगे इनको, ये सब वेक्टर है, ओके। और मेरा वेट भी वेक्टर ही है जब इससे मल्टीप्लाई होंगे, बायस भी भाई वेक्टर ही है, वेक्टर इंटू वेक्टर प्लस अ वेक्टर, तो आएगा नया वेक्टर, वो की हिडन स्टेट, ठीक है, सब वेक्टर है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही है ये, ठीक। अब जो सोहिल ने सवाल पूछा था, ये तो
एक रिप्रेजेंटेशन है, हर एक को एक वेक्टर दे दिया। एक है कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग्स, ठीक है, यानी कि इन मॉडल्स लाइक बर्ट, तभी मैंने उसको बोला था कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको कंटेक्स्ट की आप बात कर रहे हो, तो एम्बेडिंग्स आर कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, यानी कि द सेम वर्ड कैन हैव अ डिफरेंट एम्बेडिंग्स। ये हुई ना मजे वाली बात। एक शब्द के कई एम्बेडिंग्स हो सकते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो मतलब समझो यार, बताओ। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक शब्द के कई एनोटेशंस हो सकते हैं, एक शब्द के कई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस शब्द को मैंने किस कंटेक्स्ट में यूज किया है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। अभी एक सेंटेंस यहां पर आएगा आपके सामने, मैं आपको रीड आउट करके बताऊं, ठीक है, एज एन, हाँ ये रहा। द बैंक इज सिचुएटेड ऑन द डैश ऑफ द रिवर, ये सेंटेंस है। अब यदि मैं एक ही एम्बेडिंग बनाऊं इस शब्द की, तो गड़बड़ हो जाएगी। किस शब्द की? बैंक की। क्यों? क्योंकि भाई बैंक का तो मतलब होता है जहां से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, और आप यहाँ बैंक शब्द को किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो, जरा ये देखो जरा। आप यहाँ पर बैंकों को यूज कर रहे हो कि जो रिवर साइड होता है ना, शायद मुझे वही लग रहा है, ये बैंक वही होता है ना जो रिवर साइड होता है, किनारे, जी सर। है ना। तो द बैंक इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द रिवर, ठीक है, एक वो चीज हो गई। और एक वाकई में बैंक हो गया, ठीक है, तो मैं उसको कौन सा वाला बैंक मानूं? मैं उसको कौन सा वाला बैंक मानूं? ठीक है, कौन सा वाला मानूं? द बैंक इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द रिवर और राइट ऑफ द रिवर, क्या मानूं मैं इसको, कौन सा बैंक है ये? अब यदि मेरे पास इस बैंक की, हाँ यस बोलिए, क्या मानना वही चाहते मतलब रिवर बैंक। हैं? हाँ रिवर बैंक होगा ये, क्योंकि रिवर आ गया ना। अब ये वर्ड आ गया तो मुझे उसी कंटेक्स्ट में बात करना पड़ेगी। हिसाब किताब यही है। तो इन्होंने जो ऊपर आपने पढ़ा था एनकोडिंग्स, ये सिर्फ सिंपल न्यूमेरिकल एनकोडिंग्स थी। और अब जो आप बात कर रहे हो एम्बेडिंग्स की, ये ठीक है, वर्ड एम्बेडिंग ये भी सिंपल ही थी, न्यूमेरिक्स। अब आपने एम्बेडिंग में चीजें व्यवस्थित करी, आपने कहा कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग करेंगे अपन, कंटेक्स्ट बेस्ड, यानी एक शब्द के कई वेक्टर बनेंगे, क्योंकि उस शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं। कौन सा मीनिंग है ये आपको पकड़ना है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ऑलराइट, सो एम्बेडिंग लेयर्स इन बर्ट कौन कौन सी? एक तो टोकन एम्बेडिंग, पोजिशनल एम्बेडिंग, सेगमेंट एम्बेडिंग्स, ये आप ऊपर पढ़ चुके हो, तो एम्बेडिंग एनकोडिंग एक ही बात हो गई, ये हो चुका है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर सबसे मेन है कंटेक्सचुअल, जिसमें अलग अलग बने वेक्टर। अब बर्ट में क्या करते हैं? बर्ट टेक्स टोकन एम्बेडिंग्स, ये रहा, इनिशियल एम्बेडिंग्स फॉर ईच टोकन, एड पोजिशनल टू देम, ठीक है। तो पहले टोकन बनाता है, फिर उनको किस पोजीशन में ये आए हैं वो बनाता है, फिर सेंटेंस में ये कहाँ आए हैं वो बनाता है, और फिर उनकी प्रोसेसिंग करता है। जो आउटपुट आता है, इट कैप्चर द रिच कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट विल यूज इन वेरियस एनएलपी टास्क, फिर जाके वो उसमें कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन जोड़ता है, ये काम करता है, ठीक है। तो पहले टोकन, टोकन से पोजीशन, पोजीशन से सेगमेंट, इस तरीके से काम होता है, ठीक। ऑलराइट, ये वाली बात है, ये होता है बर्ट में यूज। अभी अपन देखेंगे इसका कोड भी, यदि मैं मतलब जो भी जैसे टाइम परमिट कर रहा है हम उसको बता दूंगा मैं आपको, ठीक। तो ये काम बर्ट करता है। तो बर्ट का फुल फॉर्म क्या है? बाई डायरेक्शनल एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन, एनकोडर रिप्रेजेंटेशन, ये बर्ट है। अभी तो डायरेक्शन तो देखिए नहीं सर, अभी डायरेक्शन आई कहाँ है, मैं तो सिर्फ सिंपल एनकोडिंग एम्बेडिंग बता रहे हो, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तो जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज मॉडल हुआ करते थे वो टेक्स्ट को सिक्वेंशियली ट्रीट करते हैं। अरे भाई पढ़ाया यही है ना, एलएसटीएम हो चाहे वो आरएनएन हो, डेटा सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियली ट्रीट कर रहे थे, जो कि लेफ्ट टू राइट ट्रीट कर रहे थे अपन, ठीक है ना, यही करा, लेफ्ट टू राइट करा या राइट टू लेफ्ट करो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मॉडल ये काम करते थे, जिसमें कंटेक्स्ट नहीं होता था, कंटेक्स्ट लिमिटेशन थी, समझने की कमी थी। अब यदि मैं इसको यहाँ ये जो ये एग्जाम्पल है,
इसको यदि मैं लेफ्ट टू राइट करूं तो बैंक इज सिचुएटेड, इतने में तो वो भाई ये समझेगा कि वो बैंक वो वाले बैंक की बात कर रहा हो। कौन सा? जो फाइनेंशियल वाला है, उस ये वो समझेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये रिवर बैंक है, क्योंकि यदि मैं यहाँ से इंटरप्रेट करता और यहाँ से भी करता तो जाके बात मेरे को थोड़ी सी और पल्ले पड़ती कि यार ये किसके बारे में कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच लगाएगा। बाई डायरेक्शनल अप्रोच में क्या होगा, मच मोर अंडरस्टैंडिंग होगी टेक्स्ट के बारे में। तो मुझे टेक्स्ट अंडरस्टैंड ही तो करना है, आपको यही चीज तो अचीव करनी है। यदि आपने टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर लिया तो आप एक प्रॉपर टेक्स्ट बना पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक। सो द यूनिडायरेक्शनल मॉडल माइट स्ट्रगल। क्यों? वो समझेगा बैंक का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और द साइड ऑफ अ रिवर। और बर्ड उसको ये समझाने में मदद करेगा क्या, कि द बैंक सिचुएटेड ऑन द बर्ड कंसिडर बोथ द preceding context and following context of the river to understand that bank here refers to the side of the river। ये उसको समझाने में मदद करेगा बर्ड। ठीक है, जब ये बाई डायरेक्शनल होगा। ऑलराइट, क्योंकि एक साइड तो दिक्कत है, और एक्सप्लोर करना चाहेंगे इसे। बर्ड टू स्टेप प्रोसेस में काम करता है। बर्ड प्री ट्रेंड है, ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डेटा पर। ये भी कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है। बर्ड इज ऑल्सो अ लार्ज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि अनलेबल्ड डेटा पर प्री ट्रेंड है विथ कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स। ठीक है, इसको भी समझाया गया है क्या मीनिंग है शब्दों के। ठीक है, और ये क्या क्या कर सकता है, मास्ड लैंग्वेज मॉडल, MLM, ये वाला काम कर सकता है। यानी इट कैन रैंडमली मेक वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड ट्रेनिंग बर्ड टू प्रिडिक्ट दीज मार्क्स सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द सराउंडिंग कंटेक्स्ट। ठीक है, यानी ये कंटेक्स्ट के अनुसार शब्दों को बना देगा, ये काम कर सकता है। सो MLM के की पॉइंट्स क्या है? सी, ड्यूरिंग प्री ट्रेनिंग some percentage, typically 15% of the input tokens in a sentence are randomly masked। मास्किंग कर रहे हैं। मास्किंग का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय मास्क टोकन? क्या लग रहा है आपको, द मास्क टोकन्स क्या हो रहे हैं? ड्यूरिंग प्री ट्रेनिंग सम परसेंटेज ऑफ द इनपुट टोकन्स आर इन अ सेंटेंस आर मास्क्ड। व्हाट डू मीन बाय मास्किंग? मास्किंग का मतलब क्या होता है? कि हरी। मतलब सर उन टोकन्स को छुपा रहे हैं ताकि मॉडल उनको लर्न ना कर सके। देखो, मास्क बिल्कुल सही है, आपने जो शब्द लिया। अब इसको अपन रियलिटी से जोड़ें, जैसा सोहिल ने कहा छुपा रहे हैं, भाई मास्क से चेहरा छुपाते हैं ना। ठीक है, मैं इनकी बात से वापस फिर एग्री करूंगा, क्योंकि मास्क से चेहरा छुप लगाएंगे तो छुपाते हैं। ठीक है, तो भाई शब्द पर यदि जाएं तो ऐसा है कि आप को टेक्स्ट दिया, आप टेक्स्ट को तोड़ते हो टोकन में, है ना, टेक्स्ट को तोड़ते हो टोकन्स के अंदर। अब ये कह रहा है कि 15% ऑफ द टोकन की हम मास्किंग कर देंगे रैंडमली। वो भी पता नहीं, वो प्रोबेबिलिटी लगाओ फिर से। ठीक है, कोई भी 15% जो टोकन है उनको आप मास्क कर दो, और उनको क्या कर दो, डैश। ठीक है, बोलो मास्क, मास्क टोकन है, ठीक है, उनको डैश कर दिया। ठीक है, हाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने, द मॉडल इज ट्रेंड, मतलब देखो होशियारी। आपने आपने अच्छा कहा इन्होंने क्या था बर्ट के बारे में, कि भाई बर्ट जो है, अभी यहाँ ऊपर आई ना लाइन, क्या आई थी, बर्ट इज अ प्री ट्रेंड मॉडल ऑन मासिव अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डेटा। यानी ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हुई है भाई यहाँ पर। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड। अब क्या है ना, ये दोनों ही खेल चलते हैं, सुपरवाइज्ड के और अनसुपरवाइज्ड के। अनलेबल्ड डेटा था तो पहले यही काम होता है। अब भाई मेरे को जहां से जो डेटा मिला, इधर से चुराया उधर से चुराया और उठा उठू के पटक दिया, लो। ठीक है, यही काम करते हैं कंपनी वाले भी, यही करा, इधर से उठा के उन्हें पूरा डाल दिया, ये लो भाई पकड़, तो अनलेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड है। अब स्ट्रक्चर्ड भी क्या पता, क्यों सोई लग रहा है स्ट्रक्चर्ड भी होगा कि नहीं होगा? क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? आपने ज़्यादा से ज़्यादा करा होगा नोटपैड फाइल और ये वो जो भी थी,
सब मिला मुलू के सब भर दिया। स्ट्रक्चर्ड तो नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको, लगता है स्ट्रक्चर्ड? नहीं सर। ठीक है, तो ऐसा है। टेक्स्ट, टेक्स्ट भी अनस्ट्रक्चर्ड की, स्ट्रक्चर्ड तो वो होता है जो टेबुलर फॉर्मेट में हो। तो टेबुलर फॉर्मेट भी कहाँ कुछ बना रहे हैं हम, तो सीधा उठा के डेटा जहां से मिला उठा के दे दिया हमने। ठीक है, अभी ये भी ले लो, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड दे दिया, अनलेबल्ड भी है, दे दिया। उसमें से फिर तुमने थोड़ी सी होशियारी करी कि कुछ शब्दों को मास्क कर दिया और कहा कि भाई हम ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, ये 15% शब्द ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, मतलब मॉडल इनके बारे में नहीं जानेगा। यानी मैं इसको कहूं कि इन शब्दों को आपने आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया। ठीक है, मैं वो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम पढ़ाता हूँ, वहाँ ओओबी का एक कॉन्सेप्ट आता है, ओओबी का, यानी आपने इसको आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया। ठीक है, तो मॉडल क्या होगा, ये इन शब्दों के बारे में कहाँ कैसे थे क्या थे वो नहीं, इन टोकन्स के बारे में, टोकन ही होंगे वो, इनके बारे में नहीं जानेगा वो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, मॉडल से बोलोगे ट्रेन होने के बाद कि चल प्रिडिक्ट कर, प्रिडिक्ट द ओरिजिनल टोकन्स दैट वर मास, बता कि वो कौन से शब्द हैं। मतलब हम उसको जांचने की कोशिश करेंगे, यही करते हैं अपन रैंडम फॉरेस्ट में भी। ओबी में क्या होता है, कुछ जो है डेटा, कुछ सैंपल्स बाहर कर देते हैं, और रैंडम फॉरेस्ट में डिसेंट्रीज होती है, सब पैरेलली ट्रेन होती है और इंडिविजुअली होती है। ठीक है, तो वहां पर भी अपन बाहर कर देते हो, फिर जिन जिन डिसेंट्रीज ने जो डेटा नहीं देखा था उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। उसी तरीके से अपन ने यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक करके लगाया, हाइड कर दिया और ट्रेन कर दिया, और फिर पूछा बता, अब बताइए जो जो मास्क वाले हैं ये बता। ठीक है, सो द मॉडल इज ट्रेन टू प्रेडिक्ट द ओरिजिनल टोकन दैट वर मास बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय द नॉन मार्क्स टोकन्स, यानी जिन पर वो ट्रेन हुआ था उसी के कंटेक्स्ट में हमने पूछा कि भाई तू मास वाले बता दे क्या होंगे। दिस फोर्सेस द मॉडल टू लर्न बाई डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंस, इसको बाई डायरेक्शनल बोल रहा है वो, दैट मीन्स बोथ लेफ्ट एंड द राइट कंटेक्स्ट ऑफ ईच वर्ड, बोथ राइट एंड द लेफ्ट कंटेक्स्ट ऑफ द ईच वर्ड। अच्छा मेरे को फिर ये समझाओ यार, ये वाली लाइन, हाँ इतना तो समझ गए कि पहले छुपा लिया और ट्रेन कर दिया, और बाद में जिनको छुपाया था उसी का प्रिडिक्शन करवा रहे हो, इसको बाई डायरेक्शनल बोल रहा है ये। तो ये डायरेक्शन यहाँ कहाँ बन आ गई, यहाँ डायरेक्शन कहाँ आ गई, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, डायरेक्शन कहाँ है ये। चलो ट्रेनिंग प्रोसेस देखें फिर शायद कुछ कह सकें। ठीक है, तो अभी पहले इसको चलो कर दूं, समझा दूं, फिर हो सकता है कुछ चीज़ें छूट रही हों। तो मॉडल भैया रिसीव करता है इनपुट सीक्वेंस, उनके टोकन्स हो गए, कुछ को मास्किंग कर दिया, ट्रेनिंग कर दी, फिर प्रिडिक्शन करवा रहे हैं कि वो टोकन करेक्टली है कि नहीं है, करेक्ट पोजीशंस पर भी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि बर्ट क्या करता है, टोकनाइजेशन करता है, फिर पोजिशनल टोकनाइजेशन करता है, फिर सेगमेंट टोकनाइजेशन करता है, फिर कंटेक्चुअल, तो कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन ही कहीं वो तो नहीं है बाई डायरेक्शनल, कंटेक्स्ट ही है बाई डायरेक्शनल, क्योंकि प्रीवियस में तो आपने बात नहीं करी कंटेक्स्ट की, वही बाई डायरेक्शनल है। सो द प्रिडिक्शंस आर, वंस द प्रिडिक्शंस आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल मास वर्ड्स एंड द मॉडल जो उसने बना के दिए, हमारा कोशिश है कि एरर कम हो, वही वाली बात है। मतलब पूरी कहानी जो चलती है मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, वही एरर कम हो जाए हमारे, कि जो मास्क करे थे हमने उसको तुम प्रिडिक्ट करके दे दो, यदि तुमने सही प्रिडिक्शन कर दी तो एरर कम, नहीं करे तो एरर ज़्यादा, वापस से ट्रेनिंग करवाओ भाई इसकी। देखो अब एग्जाम्पल करके बता रहा है ये, जैसे वो था सेंटेंस, द बैंक इज सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द रिवर। ठीक है, यहां मैंने मास्क कर दिया एक शब्द को, द मास्क इज सिचुएटेड ऑन द मास्क ऑफ द रिवर। ठीक है, मतलब मैंने मास्क कर दिया इन शब्दों को। अब मॉडल से बोला कि चल तू बता कि यहां पर कौन से शब्द आएंगे मास्क की जगह, द डैश इज सिचुएटेड ऑन द डैश ऑफ द रिवर, बताओ ये डैश की जगह क्या आएगा, तो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, मॉडल प्रिडिक्ट दैट द मास्क टोकन्स आर बैंक एंड साइड। कैसे करते हैं, बैंक एंड साइड वो कैसे कर दिया, यहाँ कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स द वी मेक मॉडल टू अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट विद इन अ सेंटेंस by forcing it to consider all surrounding words, making its predictions context aware।
बाय कंसिडरिंग ऑल द सराउंडिंग वर्ड्स, सबको लो। दूसरा, पहले यूनिडायरेक्शनल होता था, बाई डायरेक्शनल यूज लेफ्ट एंड द राइट कंटेक्स्ट एनहांसिंग इट्स लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी। अभी भी मेरे को समझाओ भाई, ये लेफ्ट और राइट वाला फंडा क्या है? चलिए, क्या समझ में आया मेरे को ये बताइए, लेफ्ट और राइट वाला फंडा क्या है? लेफ्ट कंटेक्स्ट ले रहा है, राइट कंटेक्स्ट ले रहा है, ये क्या है भाई? बताओ जरा मेरे को सेंटेंस में। क्या ये सेंटेंस को लेफ्ट से भी इंटरप्रेट कर रहा है, राइट से भी इंटरप्रेट कर रहा है क्या? बताइए। आपको मैं यहाँ सेंटेंस लिख के दे देता हूँ। द डैश इज सिचुएटेड ऑन द डैश ऑफ द रिवर, लिख रहा हूँ मैं। द डैश इज सिचुएटेड ऑन द, ऑन द हटा दूं? ठीक, हटा रहे हैं इसको। ठीक है, ऑन, ऑन डैश ऑफ द रिवर। अब मेरे को यहाँ पर लेफ्ट और राइट का फंडा बताओ। बर्ट समझ में आ गया सर, बर्ट एनकोडिंग, यही काम करता है बस, एनकोडिंग, और कुछ नहीं उसमें। डिकोडर तो है ही नहीं, एनकोडर है वो, लेकिन बाई डायरेक्शनल है। डायरेक्शन मतलब डेटा तो सीक्वेंस में है, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यहाँ कौन सी डायरेक्शन लेकर चल रहे हो? लेफ्ट टू राइट लेकर चल रहे हो या राइट टू लेफ्ट लेकर चल रहे हो? कौन सी डायरेक्शन लेकर चल रहे हो? जस्ट बोलिए, बाई डायरेक्शनल हुआ कहाँ यहाँ पे, कैसे हुआ वो बाई डायरेक्शनल? यस बोलिए। सर इसमें मतलब डायरेक्शन दोनों साइड इसमें कंसिडर किए हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जैसे अब जैसे स्टार्टिंग में जब ये लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो हम्म उसको मतलब वो एक पता लगा कि कौन कौन से टोकन मास्क्ड हैं, राइट। हम्म हम्म अब एट द एंड जब वो लेफ्ट टू राइट पूरा गया तो हम्म उसको पता लग गया कि कौन कौन से मेरे यहाँ पे मास्क। एंटिटीज हैं जो भी हैं, मतलब हम्म, मास्क क्या है और एंटिटीज क्या है जिसके रिस्पेक्ट में मुझे उन मास्क को फिल करना है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मुझे उसको रिवर दिख गया, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। अब उस रिवर के कॉरेस्पॉन्डिंगली वो मतलब जैसे अब मेरे पास कोई भी अब अपनी एम्बेडिंग की पूरी मान लीजिए डिक्शनरी है, हम्म तो उस रिवर के कॉरेस्पॉन्डिंग की जो रिवर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मेरी एम्बेडिंग्स होगी हम्म उसके नियरेस्ट जो भी मुझे कोसाइन डिस्टेंस या जो भी ये सब हम्म सिमिलैरिटी मैट्रिक्स लगा के जो भी हम्म मुझे नियरेस्ट मैट्रिक्स मिलेंगे जो मेरे सेंटेंस के साथ सेंस बनाएंगे उनको हम्म। उसमें फिल करेगा। अच्छा, ठीक है। तो गया ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही है? नहीं सर, राइट टू लेफ्ट भी गए। राइट टू लेफ्ट भी गया है? वो कहाँ गया है? वो कहाँ गया? वही तो मैं, वही तो जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने बोला एम्बेडिंग्स बनी है, एनकोडिंग्स हुई है, तो जितने भी ये हैं सारे, ठीक है, अब इसको तो मास्क कर दिया था आपने, ठीक है, अब इसको फिल करना है। तो आपने जब ट्रेनिंग करी, आपने जब ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग में मास्क ट्रेनिंग करी, है ना? 15% को वो कह रहा है कि भाई उसने दिखाया ही नहीं मॉडल को कि ये क्या है, और ट्रेन कर दिया। और फिर ट्रेन होने के बाद अब मॉडल से पूछ लो कि बता ये 15% कौन से थे। ठीक है, ये उससे पूछ लो। पूछने का तरीका, पूछने का तरीका, आपने अभी जस्ट कहा सर कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन वो कंसिडर करेगा। और आपने कहा कि सर पहले तो वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनकी एम्बेडिंग्स निकाल रहा है। ठीक है, उनकी एम्बेडिंग्स निकालेगा, यही करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा जो उसको प्रोसेस करेगा तो उनकी एम्बेडिंग्स ही तो निकालेगा। द का मतलब क्या? फिर आ गया डैश, तो डैश तो उसको पता ही नहीं, उसको तो फिल करना है। ठीक है, तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट इस, उसकी एम्बेडिंग क्या है, फिर सिचुएटेड की एम्बेडिंग क्या है, सबकी एम्बेडिंग को निकाल लेगा। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट में गया, सबकी एम्बेडिंग निकाल दी उसने। अब आपने कहा कि सर अब वो सिमिलैरिटी निकाल रहा। ठीक है, कि रिवर आया है तो कौन सी होनी चाहिए, बैंक आया है तो कौन सी, बैंक तो अभी आया नहीं, हो तो पता करना है मेरे को। ठीक है, कौन सी एम्बेडिंग सबसे मैच्ड एम्बेडिंग है, ये आप कह रहे हो क्वेश्चन सिमिलैरिटी। अब क्वेश्चन सिमिलैरिटी कैसे निकलेगी? वो तो ऐसा है कि ये प्री ट्रेंड है तो उसमें ऑलरेडी ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर इन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज होगा, तो उसी से सिमिलैरिटी स्कोर मैच करके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करा जाएगा, वैसे ही कुछ होगा इंटरनली। ठीक, इसकी जो ट्रेनिंग की प्रोसेस है ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिया, ठीक है, इतना बोल दिया आपसे
कि भाई देख लीजिए कि मॉडल रिसीव करता है, टोकन होते हैं, प्रिडिक्शन होता है, और बस बाद में कंपेयर। द प्रिडिक्शंस आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल मास वर्ड्स एंड द मॉडल इज अपडेटेड टू गेट द एरर। यहाँ तक बात हुई थी सिर्फ प्रिडिक्शन की, इतना। ठीक है, वो करा जाता है। तो अब देखो, एक मिनट थोड़ा सा और मैं बताऊं। मास्क इनपुट दिया, मॉडल का टास्क ये था कि उसको प्रिडिक्शन करना, बैंक साइड वो दे। ठीक है, बैंक साइड वो दे दे, बैंक और साइड आउटपुट दे दे। ठीक। सेकेंड डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट वाली कोई बात यहां पर क्लैरिफाई नहीं करी उसने, कि मैं सेंटेंस को वापस से रीट्रेस कर रहा हूं। एक बार ट्रेस कर लिया, क्योंकि कुछ डाउट रहते हैं। आपने कहा बाई डायरेक्शनल, तो बाई डायरेक्शनल का ऐसा तो नहीं कि आपने लेफ्ट टू राइट चले गए अब राइट टू लेफ्ट भी आओगे, राइट टू सर राइट टू लेफ्ट भी आओगे। सर शायद वो सीक्वेंस पलटा के फिर से दे रहा है उसे। सीक्वेंस पलटा के। लेफ्ट टू राइट में वो हम्म स्ट्रेट सीक्वेंस है हमारा एनकोडेड, लेफ्ट और टू राइट में दू- एनकोडर है, वो इसी तरीके से काम कर रहा है, एनकोडिंग कर रहा है। यस, कर दिया फिर। और वो राइट टू लेफ्ट ऐसे जा रहा है कि जो वो वही वेक्टर को पलटा कर राइट टू लेफ्ट से ले रहा है। क्यों, क्या करने के लिए, क्या करना है उसको? यहाँ मेंशन करा उसने कि राइट टू लेफ्ट भी जाएगा और लेफ्ट टू राइट भी जाएगा? मेंशन तो नहीं करा उसने। तो फिर वो मास्क वर्ड्स को कैसे फिल करेगा अगर वो राइट टू लेफ्ट वापस नहीं जाएगा तो? अच्छा। उसने लेफ्ट टू राइट जाके सारे कंटेक्स्ट उसे समझ लिए कि मैं जैसे रिवर के विद रिस्पेक्ट टू मुझे मास्क अपने फिल करने हैं। हम्म। तो राइट टू लेफ्ट जाके फिर वहां उनको फिल भी तो करना होगा हमें, राइट? ऐसा फिल करना है, बिल्कुल फिल करना है, बिल्कुल फिल करना है। अब जरा वापस से इस प्रोसेस को समझो, अपन ने जो ऊपर पढ़ ली। ठीक है, देखिए, की पॉइंट्स ऑफ एमएलएम, मार्क्स लैंग्वेज मॉडल, जो कि ये यूज करा। इसने कहा प्री ट्रेनिंग में कुछ को अपन रोक देते हैं, मास्किंग करते हैं। ये मास्क टोकन्स को अपन को रिप्लेस करना है विद ये मास्क लिख दिया। ठीक है, प्रिडिक्टिंग मास्क टोकन्स, बाद में उनका प्रिडिक्शन होता है बेस्ड अपॉन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय द अदर नॉन मास्क टोकन्स इन अ सेंटेंस। The model is trained to predict the original tokens based upon the context provided by the non-masked tokens. This forces the model to learn bidirectional representations. This forces the model to learn bidirectional representation of the sentence, considering both left and the right context of each word. राइट एंड द लेफ्ट कंटेक्स्ट ऑफ द ईच वर्ड का मतलब मुझे ये बताइए। राइट, ये यहां से आपको क्लेरिफाई हो जानी चाहिए बात। फिर से मैं बता रहा हूं, मॉडल इज ट्रेंड। ठीक है, देखो स्टेप क्या बनी थी, अभी यहां से क्लियर हो जाएगा, रुको। आपने टेक्स्ट लिया, ठीक है, आपने लिया 100% टेक्स्ट। ठीक है, उसमें से 15% को मास्क कर दिया, यानी बचा अब आपके पास 85%। 85% से आपने लगाई ट्रेनिंग, वो ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद अब आप ये उससे कह रहे हो कि भाई जो 15% मैंने मास्क करे थे, उसको भाई तू फिल करके दे मेरे को, उसकी फिलिंग कर। तो फिलिंग के लिए अब आपसे अगली लाइन जो अभी पढ़ी, वो ये कह रही है, देखो कहाँ गया, वो ये कह रही है कि कहाँ गया, ये रहा। द मॉडल इज ट्रेन टू प्रेडिक्ट that were marks based upon the context provided by the other non-marks tokens। ये कंटेक्स्ट कब प्रोवाइड हुआ, कंटेक्स्ट कब प्रोवाइड हुआ, कंटेक्स्ट कब प्रोवाइड होगा, किस स्टेज पर कंटेक्स्ट प्रोवाइड होगा? आप लेफ्ट टू राइट गए, आप जब लेफ्ट टू राइट गए, रुकिए, आप जब लेफ्ट टू राइट गए थे, आपने हर एक वर्ड जो यहाँ पर है, ठीक है, हर एक वर्ड, एक ये हो गया, फिर एक ये भी हो गया, फिर डैश है, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे इन दोनों को फिल करना है। तो हर एक वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है ये देखना है। ठीक है, ये देखना है। अब जरा ऊपर वाली लाइन पे आओ, ऊपर वाली लाइन यहां पर आओ। यहां पर क्या बोला था बर्ट ने? ठीक है, बर्ट ने क्या बोला था, कैसे काम करता है वो? बर्ट टेक्स टोकन एम्बेडिंग्स, सबसे पहले टोकन एम्बेडिंग लेता है वो। देखना यहां पर टोकन एम्बेडिंग, तो टोकन एम्बेडिंग यानी टोकनाइजेशन। तो स्टेप नंबर 1 इज टोकनाइजेशन।
टोकन, कॉमा, फिर भाई क्या करता है वो, फिर करता है, कहाँ गया, टोकन एम्बेडिंग, फिर उसमें क्या ऐड करता है, पोजिशनल एम्बेडिंग, ठीक है, कॉमा। अब वो किस पोजीशन पर है, मान लो वो वर्ड पहले नंबर पर ही है, तो 1 कर दिया। फिर क्या करता है वो, नेक्स्ट क्या लेगा, ये पूरा वेक्टर बना रहा हूं। देन सेगमेंट एम्बेडिंग, यानी मान के चलो ऐसे 10 सेंटेंसेस हैं, तो वो वाला शब्द पहले वाले सेंटेंस में है, ठीक है, तो सेगमेंट एम्बेडिंग में अभी भी यहां पर 1 कर दिया मैंने। दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दिस इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेंटेंस, तो सेगमेंट एम्बेडिंग भी हो गया। फिर आगे क्या करता है वो, नेक्स्ट क्या कर रहा है, एंड प्रोसेस देम थ्रू इट इन लेयर्स, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है। आगे, the output embeddings capture the rich contextual information that can be used for various NLP tasks। अब भाई ये फिर ये बात गोल कर गया, कंटेक्स्ट कहाँ से आया, उसके पास कंटेक्स्ट कहाँ से आया, आपने इसमें आगे उसने फिर इतना बोल दिया प्रोसेस फॉर एनएलपी टास्क वगैरह वगैरह, क्या यहाँ पर आपने कंटेक्स्ट जोड़ा है, क्या आप यहाँ पर कंटेक्स्ट जोड़ रहे हो, और कंटेक्स्ट जोड़ना ही बाई डायरेक्शनल हो गया उसके लिए, क्योंकि बाकी जितने थे वो सिक्वेंशियल काम करते थे, सीक्वेंस में वो काम करोगे तो भी टोकनाइजेशन होने के बाद ही काम होगा, उन्होंने कंटेक्स्ट नहीं बात करी थी, उन्होंने कंटेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को नहीं कंसिडर करा, तो कंटेक्स्ट जोड़ना बाई डायरेक्शनल हो गया। और फिर आगे वाली लाइन में यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहा है कि हाँ बाई डायरेक्शनल, अनलाइक ट्रेडिशनल LLM allow bot to use both left and right context of a word, किसी भी शब्द का लेफ्ट और राइट कंटेक्स्ट, ये कहां से आया, लेफ्ट एंड राइट कंटेक्स्ट, एनहांसिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, तो लेफ्ट, मतलब सीधी सी बात है, कंटेक्स्ट जोड़ने को ही बाय बाय डायरेक्शनल बोल रहे हो, और क्या है फिर बाय डायरेक्शनल, मेरे को समझाओ। एनकोडिंग प्रोसेस तो होती थी, पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, क्या कंटेक्स्ट जोड़ना बाय डायरेक्शनल हुआ, या आप कह रहे थे सर वो राइट से लेफ्ट में भी जाएगा और फिर वहां पर कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई करेगा, क्या हुआ बताइए, कहां पर कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई हुआ। सर मुझे लगता है कि वो 2 सीक्वेंस ले रहा है। दो सीक्वेंस, हाँ, ठीक 2 है, वेक्टर ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम्म पहला वेक्टर वो सीक्वेंस होगा हम्म लेफ्ट टू राइट जिसको बोल रहा है, हम्म और राइट टू लेफ्ट वो कॉन्टेक्स्ट वाला वेक्टर होगा, फिर उसका कंटेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग जो हमने पढ़ा था। कंटेक्चुअल, अच्छा, कंटेक्चुअल, तो उसने बोला मैं तो हर एक शब्द की बना रहा हूँ, ये देखो लेफ्ट एंड राइट कंटेक्स्ट, मैं तो हर एक शब्द का ले रहा हूँ। We in but we meant to understand the context within a sentence by forcing it to consider all the surrounding words, making it predictions context aware, considering all the surrounding words to make it more context aware। surrounding words कैसे consider कर लिया, यस, कैसे सराउंडिंग वर्ड्स कंसिडर करें उसमें, टेक्निकल डिटेल्स में भी आ रहे हैं, कुछ बात कर रहा है वो, लेयर है और लॉस फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन भी आ रहा है, मतलब अभी पूरी बात हुई नहीं है, इन सारी चीज़ों को भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि नेक्स्ट सेंटेंस कैसे प्रिडिक्ट करूँ, नेक्स्ट वर्ड कैसे प्रिडिक्ट करूँ, प्रोबेबिलिटी कैसे लगाऊँ, ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो आना पड़ेगा, उन पर तो जाके समझ में आएंगी कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, जो ट्रेनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि आप बात करें, देखो आपने कहा लेफ्ट, ये यहाँ से लेफ्ट टू राइट यदि गया वो, इस तरीके से उसने सीक्वेंस को यदि देखा, तो करना उसको वही है, टोकनाइजेशन, पोजिशनल एंड सेगमेंट, ये बना दिया उसने, पूरा एक वेक्टर बना दिया उसने, उस शब्द का पूरा वेक्टर बना दिया, ठीक है, हो गया। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये डिफरेंट सेंटेंसेस में कहाँ और कैसे यूज हुए हैं, ये वाली जो बात है ये मैच करना पड़ेगा, इसकी होगी मैचिंग, क्योंकि बैंक जो है वो फाइनेंशियल के टर्म्स में भी यूज हुआ है, वो रिवर के टर्म्स में भी यूज हुआ है, इसकी मैचिंग करना पड़ेगी मेरे को, ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है,
तभी जाके मैं ये समझ पाऊंगा कि यहाँ पर कौन सा वाला वर्ड रिप्लेस होना चाहिए था, मास्क की जगह पुट अप होना चाहिए था। ठीक है, तो बैंक उसने कहा लेफ्ट और राइट, ऑब्वियसली कंटेक्स्ट ही आपका बाई डायरेक्शनल होगा। इसके अलावा सोहिल कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर। ठीक, तो क्योंकि ये जो है कहीं स्पेसिफाई नहीं करा उसने कि भाई मैं लेफ्ट भी जा रहा हूँ और मैं राइट भी जा रहा हूँ। जब एक बार मैंने लेफ्ट टू राइट जाकर वर्ड्स को ट्रेस कर लिया, तो फिर मैं राइट से लेफ्ट आने मतलब मैं वापस से यहाँ आने का मतलब क्या, अब मैं कोई नया नया कुछ कर रहा हूँ क्या? ठीक है, मैंने यहाँ से वर्ड्स को ट्रेस कर लिया ना, मैंने ट्रैक कर लिया कि मेरे सेंटेंस में कौन से वर्ड्स हैं, और उनकी मैंने क्या कर दी, एम्बेडिंग्स कर दी, एनकोडिंग कर दी। हो गया, वो एनकोडिंग हो गया, मेरा काम खत्म हुआ। अब रही सही जो बात है कि सही वर्ड को फिक्स करना, उसके लिए मेरे को कंटेक्स्ट चाहिए, उसके लिए मेरे को कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, कि यानी जो शब्द मैंने इनकोड करे हैं वो कहाँ कहाँ किन किन सेंटेंसेस में किस कंटेक्स्ट में यूज किए गए हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को मुझे देखना पड़ेगा। अब उसने इस कंटेक्स्ट को जो अपन निकाल, उसने बोला कि इट यूज लेफ्ट एंड द राइट कंटेक्स्ट, that means it will consider all the surrounding words, making predictions much more contextual. That means within a sentence, by forcing it to consider all the surrounding words which are present in a sentence, सबको देखेगा, और ये जो शब्द एक एक लिए, इट विल यूज लेफ्ट एंड द राइट कंटेक्स्ट, एनहांसिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी। लेफ्ट एंड द राइट कंटेक्स्ट मतलब दो कंटेक्स्ट है, यानी हर एक शब्द को दो कंटेक्स्ट में, यानी हर एक शब्द के कितने वेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक शब्द के कई वेक्टर बन सकते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था। तो बैंक के कई वेक्टर बन रहे होंगे। ठीक है, एक तो फाइनेंस वाला, एक आपका रिवर वाला। तो उसने देखा यार रिवर का ये वाला वेक्टर है, बैंक का फाइनेंस वाला भी है और ये वाला भी है, ये कौन सा क्लोजर है इसका? बोला ना राइट एंड द लेफ्ट कंटेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि हर एक शब्द का कई कंटेक्स्ट मतलब कई वेक्टर्स बन रहे होंगे ना, उसके कई एम्बेडिंग्स होगी, कई न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए। कंटेक्स्ट भी भाई कहीं से हवा में नहीं आएगा, उसको जो भी चीज़ है उसको गणित में ही समझानी पड़ेगी, गणित के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। यदि मशीन को आप अपने मुंह से बोल के कुछ समझा सकते हो कि नहीं बेटा तेरे को ऐसा नहीं ऐसे करना, तो वो थोड़ी ना आएगा। उसको जो भी कुछ है मैथमेटिकली समझाना पड़ेगी। और एक चीज़ जो सोहिल ने बोली थी कुछ देर पहले कि सर वो सिमिलैरिटी निकाल रहा है, तो सिमिलैरिटी किनके बीच में निकलेगी सोहिल? हम लिखते हैं ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा, यही होगा ना? यस सर। तो सिमिलैरिटी स्कोर कैसे निकलेगा जब वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये देखा उसने, मतलब क्या करेगा वापस से कि यार एक काम करता हूँ मैं, बैंक वाला जो है, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके मैं वेक्टर लिख देता हूँ, इनके जितने भी वेक्टर अवेलेबल है सब लिख देता हूँ। ठीक है, इनके जो भी वेक्टर्स हैं मैं सबको लिख देता हूँ, जिससे मेरे को लेस सिमिलैरिटी आ रही होगी, वो मैंने कहा था ना मैचिंग कर रहा है, जिससे जिससे लेस जो है सिमिलैरिटी आ रही है उसको हटा दो, और जिससे ज़्यादा सिमिलैरिटी आ रही है, जिससे स्कोर बड़ा आ रहा है, जिससे सिमिलैरिटी स्कोर ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, उसको कंसिडर कर लो। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो उसने कहा लेफ्ट कंटेक्स्ट एंड द राइट कंटेक्स्ट, दैट मीन्स अ वर्ड शुड हैव अ डिफरेंट मीनिंग। ओके, अ वर्ड इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो उनके रिप्रेजेंटिव एनकोडर, इनकी एनकोडिंग्स, उनकी एम्बेडिंग्स वो होंगी। तो जो वाली एनकोडिंग मेरे सेंटेंस से करस्पॉन्डिंग जिस वर्ड से मैच होने के बाद, मतलब क्योंकि डिफरेंट सेंटेंसेस का यूज किया गया है, मॉडल ट्रेन हुआ है उन पे। ठीक है, तो जो मैच कर जाए मेरे लिए भाई मैं उसको यूज कर लूंगा वहां पर, उसी से रिप्लेस करूंगा, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बाकी और आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? अभी लगा कि मतलब ये कॉन्सेप्ट्स नॉलेज में आना चाहिए, तभी जाके हम जीपीटी पर जा पाएंगे, तभी उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। तभी अभी बर्ट में इतनी बातें कुछ और मुझे बतानी है, इसका आर्किटेक्चर मुझे बताना है, बर्ट खत्म हो जाएगा। और ये वैसे ही उसका कोड भी है बर्ट का। ठीक है, ये मेरे पास बर्ट का कोड है, ये रहा। ठीक है, बर्ट आप क्या कर सकते हैं, बर्ट ट्रांसफॉर्मर से ले लो, प्री ट्रेंड आप ले लीजिए। ठीक है, बर्ट बेस केस ये क्या होता है मैं भी आगे बताऊंगा लेक्चर्स में।
टेक्स्ट को एनकोड कर दो आप, मतलब उसकी एनकोडिंग कर दी आपने, सीधी सी बात है, उसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप उससे उसकी आईडी मांगोगे तो आईडी दे देगा वो। ये देखो, जैसे मैंने कोई सेंटेंस दिया, चैट जीपीटी इज अ लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई एंड दिस इज दिस, तो ये देखो, ये 101 ये टोकन आईडी है उसकी, ठीक है, इट्स लाइक अ टोकन आईडी, ठीक है, टोकन आईडी है। उसके बाद कन्वर्ट आईडी बैक, ये है टोकन आईडी। अब टोकन आईडी को वापस से टोकन्स में कन्वर्ट करना, तो ये टोकन्स है उसके, ये टोकन्स है, CLS, CHA, ये टोकन्स है उसके, इज अ लैंग्वेज वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे टोकन्स है उसके, ठीक है, और टोकन्स को प्रिंट भी करवा दिया मैंने, तो ऐसे टोकन बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये है। तो टोकन में जैसे ये कॉमा है, ये सेपरेटर है, ठीक है, और अपन ने वहां पर देखा था ना SOS, LSTM भाई यूज कर रहा था वो एनकोडर में भी। LSTM क्या, वो तो एक जनरल बता रहा था वो, RNN में डिकोडर जो यूज कर रहा है वो भी वाला रिकरेंट वाला, उसमें उसने SOS लिया था, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। उसी तरीके से अपन यहाँ ले रहे हैं CLS, ठीक है, CLS करके ले रहे हैं, हो सकता है बीच में कुछ और भी आए, तो ये सब ये क्या है, टोकन है, ये सब टोकन है, ठीक है, तो उनकी आईडी है और उनके टोकन है, ये अपन सीधे वर्ड से निकाल सकते हैं, उसका काम ही यही है ना, ठीक है, टोकनाइज करना, ठीक है, एम्बेड करना, ठीक है, यही है इसका वर्क। अभी हम मैथमेटिकली भी चीज़ों को समझ रहे हैं, कुछ और बातें हैं आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा इसको फिनिश कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, देन आई विल प्रोसीड अहेड कि यार क्या कमी रही सीक्वेंस टू सीक्वेंस ट्रांसलेशन के अंदर, और फिर हम अटेंशन मैकेनिज्म पर कैसे आए हैं। तो आपको यदि ये समझ में आ जाएगा तो ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ जाएगा, सीधी सी बात है, हम ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर देख लेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो ये वर्ड और कैसे क्या बन रहे हैं, भाई जिसको मैथ्स आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि, ठीक है, ये इजी बनेगा, जिसको मैथ्स आती है वो चीज़ों को समझ पाएगा और कैसे लॉजिकली थिंक कर सकते हैं आप, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है समझने के करस्पॉन्डिंग। मैं प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ।